वो इस वक्त कंपनी के ऑफिस में बैठे थे। कोर्ट से वापसी पे वो रोज़ यहीं आते थे। उनका कोट स्टैंड पे टंगा था। आंखों पे ऐनक लगाए वो इस वक्त किसी फाइल पे नज़र जमाए बैठे थे जब उनका मोबाइल थरथराया। उन्होंने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर टेबल पे रखे मोबाइल की तरफ देखा जहाँ अननोन नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। कॉल अटेंड करके उन्होंने मोबाइल कान से लगाया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो कॉल पिक करते बोले थे। जी, मैं राज सुल्तान बात कर रहा हूँ। आप कौन? दूसरी तरफ शायद तारुफ करवाया गया था। अच्छा अच्छा, फ़हीम मिर्ज़ा। कहिए, कैसे मिजाज हैं आपके? दरअसल सुबह आपका पैगाम पहुंचाया था मेरे सेक्रेटरी ने, लेकिन मैं मसरूफ़ था तभी कॉल नहीं कर सका, माजरत। उन्होंने शायद सही से मासत की थी। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ कहा गया था। वो ज़रा देर को खामोश हो गए थे। शायद मुकाबिल के अल्फाज जहन में जज्ब करना चाह रहे थे। देखें फ़हीम साहब, मैं आपको एक बार पहले भी ये बात बता चुका हूँ और आज एक बार फिर बता देता हूँ। मैं हेवन नहीं बेचूंगा। वो मेरे बच्चों का हक है। वहाँ जो रहते हैं वो भी मेरी औलाद हैं। लिहाजा मेरी ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि मैं वो जगह नहीं बेचूंगा। एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोला गया था। मार्केट प्राइस से डबल की बात करते हैं ना आप। मैं वो जगह सारी दुनिया के बदले में भी नहीं बेचूंगा। आइंदा इस मामले में मुझसे बात मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। उन्होंने अगले की बात सुने बगैर कॉल काट दी थी। उनका मूड ख़राब हो गया था। उन्होंने ऐनक उतार कर टेबल पर रख दी थी। सर पावर चेयर की पुश से टिका दिया था। उसी वक्त उनके ऑफिस के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी, जैसे किसी ने दो उंगलियों से दरवाजे को हल्का सा बजाया हो। वो करंट खाकर सीधे हुए थे। ये दस्तक, इस दस्तक को तो वो लाखों में पहचान सकते थे। वो इतने हैरान थे कि इजाज़त अंदर आने की ही ना दे सके। दरवाजे के पार खड़े शख्स को शायद इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं थी। वो दस्तक देने के 10 सेकंड बाद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। नौवार दराज कद था, आंखें स्याह थी, चमकती हुई, सहीन, बाल माथे पे बिखरे थे, रंगत साफ, चेक शर्ट और जीन्स में मुलबूस नौजवान को देखकर मेराज अपनी जगह से उठे थे। उसको देखते ही उनकी आंखें चमक उठी थीं। उनमें सनाशाई सी जागी थी, मोहब्बत सी नजर आई थी। वो मसलसल मुस्कुरा रहे थे। वो भी मुस्कुराया था। मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों में खड़ा बनता था। मैंने अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, वो हल्की से बोले थे, जैसे कि मुझे ज़रूरत थी। वो आबरू उचकाते वहीं से बोला था और वो नौजवान उसके करीब पहुंचकर उनसे बगलगीर हुआ था। मिराज काफ़ी देर तक उसको यूं ही सीने से लगाए खड़े रहे और थोड़ी देर बाद उसको खुद से अलग किया था। अब जख्म कैसा है? रिकवर कर रहे हो ना? वो उसको देखते फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। मैं ठीक हूँ जज साहब, बहुत ढीठ जान हूँ, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। वैसे अभी कोई कह रहा था कि मुझे इजाज़त लेकर आना चाहिए। अपने महसूस ठहरे हुए लहजे में कह रहा था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, ऐसी आवाज़ जिसे कई घंटों बगैर बोर हुए सुना जा सके। बको मत, सोच समझ कर बोला करो। उन्होंने डपटा था, साथ उसको बैठने का इशारा किया था। वो उनके सामने वाली कुर्सी पर रिलैक्स सा बैठा था। उमर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोर्ट आ जाते या मुझे बुला लेते कहीं। मैंने पता करवा लिया है शम्स साहब, और सफ़ीर आज नहीं आए, तभी आया हूँ। अब कुछ लोगों ने तो आने की जहमत नहीं की, तो बीमार को अपना हाल सुनाने आना ही पड़ा। वो टेबल पर रखे पेपरवेट को घुमाते हुए बोल रहा था। तुम्हें कैसे पता वो दोनों आज नहीं आए? मुझे सब पता होता है। उससे कंधे उचकाए थे। है, कुछ पता लगा किसने किया है ये सब? वो उसके बाजू की तरफ इशारा करते बोले थे। जज साहब, जिसने भी ये किया था ना, वो अपनी सज़ा भुगत रहा है। आपको क्या लगता है उमर हयात अपना खून बहाया जाना बख्श देगा? उनको आसान हक लगा था, लेकिन खैर अब भुगतेंगे। वो महसूस सा कह रहा था, जैसे उनको सबक सिखाकर बहुत मज़ा आया था। और गाड़ी, उसका क्या किया? रिपेयर करवा ली? हाँ, मेरे बाप की तो शुगर मिल्स है ना, बहुत पैसा है मेरे पास जो गाड़ी रिपेयर करवाता। वो चल के बोला था। फिर अब तक क्या वही कंडीशन है गाड़ी की? अब मैंने ये भी नहीं कहा। वो शैतानी मुस्कुराहट से बोला था। उस रात उन तीनों में से एक के ससुर की वर्कशॉप है। वो मेरे घर से गाड़ी लेकर रिपेयर करवाई और फिर छोड़ बीत गया। अब छोड़ दो ये सारे काम और सुधर जाओ। इतना खून बहाकर भी तुम्हें सुकून नहीं आ रहा? क्यों ख्वामखा किसी से दुश्मनी करते हो? इस बार तो खुदा का शुक्र है तुम बच गए। अगली बार की कोई गारंटी नहीं है बेटे। उनके लहजे में वाज़ेह फिक्रमंदी थी। जज साहब, पहले ये खून इतना कीमती नहीं था, अब ये खून इतना कीमती है। आंखों के पर्दे पे एक मेहरबान लड़की का चेहरा लहराया था कि अगर किसी ने इसका एक कतरा भी बहाने की कोशिश की तो उमर हयात उसके साथ वो करेगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। उसका लहजा अब भी धीमा था, लेकिन उसकी आंखों में एक सच सा तासुर था। अब इस बात का क्या मतलब है?
आप नहीं समझ सकते, उम्र हो गई है अब आपकी। ये हम जवान लोगों की बातें हैं, आपके अल्लाह अल्लाह करने के दिन हैं। अच्छा अच्छा, अब बस इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ मैं, वो हल्की से बोले थे और फिर ज़रा झुककर दराज से अपनी चेकबुक निकाली थी। उमर खामोशी से उनको देख रहा था। अब वो एक चेक पे कुछ रकम दर्ज कर रहे थे। उमर के लब भींच गए थे। वो उठ खड़ा हुआ था। अब मुझे जाना चाहिए, वो सब बात सा बोला था। मेराज ने चेक उसकी तरफ बढ़ाया था। ये लेते जाओ, मैं खुद आकर दे जाता लेकिन ज़रा मसरूफ़ था। उनके चेहरे पे बस सादगी थी। मैं इसलिए नहीं आया था, आप जानते हैं मुझे। ये किन अखियों से चेक की जाने देखा था, बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही मैं ये रकम खर्च करता हूँ। आपके बच्चे हैं, ये रकम उनका हक है। वो झुंझलाया सा था। मेराज खामोशी से अपनी जगह से उठे थे और उसके बिल्कुल सामने आ खड़े हुए थे। वो कागज़ का टुकड़ा उसकी शर्ट की जेब में रखा और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे थे। ये तुम्हारा हक है। अपने हक से पीछे हटना बुज़दिली होती है। अपना हक बिना लड़े किसी को देना कायर लोगों का काम होता है। तुम मुझे इतने ही अजीज़ हो जितने मेरे बाकी बच्चे। तुम ये रकम खर्च करो या कचरे के ढेर पे फेंको, मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मुझे ये रकम देने से मना मत करो। वो नरमी से कहकर खामोश हो चुके थे। उमर के तने आसाब ढीले पड़े थे। खैर मैं चलता हूँ, कहीं पहुँचना है मुझे। वो बोल कर रुका नहीं था। तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। उसने अभी हैंडल पे हाथ रखा ही था कि उसे अपने अब्ब से मेराज की आवाज़ सुनाई दी। अपनी माँ से मिलने जाओ उमर, उसे ज़रूरत है तुम्हारी, वो बूढ़ी हो रही है। औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है, उसको बेसहारा मत करो। उनके लहजे में सादगी और खलूस दोनों थे। उमर हयात की गिरफ्त हैंडल पे सुस्त पड़ी थी। उसकी आंखों में जख्मी सा तासुर उभ रहा था, जिसे वो फ़ौरन छुपा गया था। मैं अगर उनके साथ होता हूँ तो उनको ये सुनना पड़ता है कि मैं गंदा खून हूँ। उसका लहजा हर किस्म के जज्बात से आरी था। फिर तो तुम इस बात पे मोहर लगा आए हो, कोई गंदा खून ही अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ता है, उनको बेसहारा करता है, लोगों को मौका देता है कि वो जैसे चाहें उन पे तंज करें, जैसा चाहें उनके साथ सलूक करें। जवान औलाद ताकत होती है, हौसला होती है। तुम उस औरत का हौसला तोड़ आए हो उमर, उसकी ताकत छीन आए हो। किसी से उसका कुछ छीनना जुल्म है। तुम जालिम बन गए हो बेटे। उमर का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो गया था, जैसे किसी ने जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। वो झेल सकती हैं, उन्होंने इससे ज़्यादा झेला है। वो मुड़े बगैर बोला था और दरवाज़ा खोलकर निकल गया था। पीछे मेराज ने अफसोस से सर हिलाया था। नफीसा ठीक कहती थी, उमर हट धर्म है। सुल्तान मंजिल का लॉन्ज इस वक्त बेतरतीबी का शाहकार लग रहा था। सोफे के कुशन नीचे गिरे पड़े थे। सामने शीशे की मेज़ पे कई तरह के स्नैक्स के पैकेट्स आधे खुले पड़े थे और कुछ हॉली पैकेट्स नीचे पड़े अपनी बेकदरी को रो रहे थे। आज वीकेंड था। हाले सुल्तान आज घर पे थी। हसन और वो लॉन्ज में बैठे कोई ड्रामा देख रहे थे। साथ साथ तबसरे भी जारी थे। अम्मा किसी काम में मसरूफ़ थी, वरना लॉन्ज की हालत देखकर वो जूता उठाने से गुरेज न करती। महर आजकल अपने कमरे से बहुत कम निकलती थी। हाले ने भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया था। वो उसकी नाराज़गी को समझती थी, उसके हिसाब से नाराज़गी। देखो देखो ज़रा इस मनहूस औरत को। अब अगर लड़का शादी के लिए राज़ी हो ही गया है तो एटीट्यूड क्यों दिखा रही है। ये हसन था जिसको ये हीरोइन पहले दिन से ही नापसंद थी। तुम्हें क्या तकलीफ़ है हसन गुलाम, उसकी ज़िंदगी है, जिससे मर्ज़ी शादी करे। वैसे भी ये लड़का मुझे ज़रा पसंद नहीं। उससे खुल्लम खुल्ला अपनी नापसंदीदी का इज़हार किया था। वो बाकी दिनों के बरक्स आज गुलाबी रंग की ढीले ढाले ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी। बालों को गोल मोल बांध रखा था। गर्ज के आज वो हर तरह से संडे मना रही थी। इसके इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो तुम भी इसको पसंद करने लगो। शेर वैसे भी शेरनियों को पसंद आते हैं, बकरियों को नहीं। हेलो गाइस। हारून की आवाज़ पे उन दोनों ने मुड़कर देखा था। हाले दिल से मुस्कुराई थी और अपने करीब उसके लिए जगह बनाई थी। वो भी उसको देखकर मुस्कुराया था। हथेली की बंद मुट्ठी उसकी बंद मुट्ठी से टकराई थी और उसके साथ ज़रा से फांसी पर बैठ गया था। उसे स्याह टी शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। वो हाले से दूर नहीं भागना चाहता था। उससे मोहब्बत की थी, ये कोई गुनाह नहीं था। इसको छुपाया जाए या जिससे नज़रें चुराई जाएं। मोहब्बत नहीं मिली, वो तकलीफ़ अलग सही, लेकिन उसको अपनी और हाले की दोस्ती अजीज थी। तुमने फिर ये ड्रामा लगा लिया है। पता भी है इसका हीरो कितना जहर लगता है मुझे, गंदी आंखों वाला। हम्म। हारून उसके हाथ में पकड़े बाउल से चिप्स उठाते बोला था। है तुमसे तो ज़्यादा ही प्यारा है। कहाँ मेरी ग्रे आंखें, कहाँ ये महंगा। कमाल करती हो हाले तुम भी। इसका रंग तो देखो कितना साफ है, स्किन कितनी फेयर है। इतनी क्लियर स्किन तो लड़कियों की भी नहीं होती।
वो टीवी पे नजरें जमाते बोली थी, या अल्लाह, अब ये दिन भी देखने को रह गया था। तुमने मुझे मेरे सांवले रंग का ताना दिया है, मैं तुम्हें सू करूंगा। तुम यहाँ रेसिज्म फैला रही हो। वो गोया थाई देते हुए बोला था। अल्लाह अल्लाह हारून, तू चुप करके बैसे या मैं देखो चाहते बाहर सटा, मेरा दिमाग खराब करिंदा पे है। अल्लाह अल्लाह हारून, तुम चुप करके बैठोगे या तुम्हें उठाकर बाहर फेंकूं, दिमाग खराब कर रहे हो। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है, ये अरबी मेरे सामने मत बोला करो, मुझे नहीं समझ आती। वैसे मेरा कद 5 फीट 4 इंच है। हसन की संजीदा सी आवाज़ पे हाले और हारून ने अचंभे से उसको देखा था। तो हाले के आबरू तफक्कुर से सुकड़े थे। और मेरा वज़न 50 किलो है। वो कुशन गोद में रखे आलती पालती मारे बैठा अब भी संजीदा ही था। अब के हाले का दिमाग घुमा था। तो क्या करूं गेंडे, सर पे उठा लूं तुम्हें या कोई तमगा दूं? कहना क्या चाह रहे हो? पहली बात ये कि मैं गेंडा नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि इतने वज़न और इतने कद के साथ मैं बैठा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा, जो आप दोनों बोल बोल कर मेरा ड्रामा स्पाइल कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि हीरोइन मेरी फेवरेट है, मैं खुद को उसकी आंखों में डूबता महसूस करता हूँ। और चौथी बात ये कि आप दोनों, उंगली से बारी बारी दोनों की जानिब इशारा किया था, हमारा आई कांटेक्ट नहीं होने दे रहे। वो कहकर बैठा नहीं था, फौरन सोफे से उतरकर बाहर भागा था। अभी मैं तुम्हें डुबोती हूँ कराची के समंदर में। तुम्हारी ये मजाल कि तुम किसी लड़की के बारे में सोचो, आई कांटेक्ट करेगा हाँ, बहन के सामने नामहरम लड़की की तारीफ करेगा हाँ। वो चारखाना तेवर लिए उसकी जानिब भागी थी। हाले इधर आओ यार, दफ़ा करो उसको, बात करनी है तुमसे। हारून ने पीछे से पुकारा था। इसको छोड़ूंगी नहीं, ये बहुत बिगड़ रहा है। वो तुम्हें तंग कर रहा है, वरना ये हीरोइन तो खुद अपने सगे बाप को भी अच्छी नहीं लगती होगी। हसन तो फिर दूर की बात है। हाले हंस पड़ी थी। बदतमीज ऐसा नहीं कहते किसी लड़की को। वो वापस अपनी जगह पे आके बैठते हुए बोली थी। हाँ तो तुम उसका एक्सेंट तो देखो, बिल्कुल फेक लग रहा है। अच्छा अच्छा छोड़ो, दफा करो, तुमने क्या बात करनी थी? वो मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। उस दिन सफ़ीर इतने गुस्से में क्यों था? वो सीधा मुद्दे पे आया था। हाले ने एक गहरी सांस भरी थी। उनको लगता है कि उस दिन मोमानी जान के आने का मुझे पता था और वो मेरी मर्जी से आ रही थी, और ये सब उनको चची ने बताया था। तो तुमने क्या कहा? वो अपनी ग्रे आंखों को हाले पे मरकूज किए पूछ रहा था। जाहिर है सच बताया, मैं वाकई नहीं जानती थी। उसने यकीन किया? मुझे नहीं लगता कि उनको यकीन आया मेरी बात का। मैं चेहरा पढ़ लेती हूँ। उनकी आंखों में यकीन नहीं था। उन्होंने बस सुन ली, बात मानी नहीं। एक बात कहूँ हाले, कानों का कच्चा मर्द मोहब्बत तो कर सकता है लेकिन निभा नहीं सकता। ऐसे मर्द के साथ हर दिन एक आजमाइश होता है। तुम्हें यकीन है कि तुम उसके साथ खुश रह लोगी? उसके लहजे में कोई रकाबत, कोई जलन नहीं थी। उसका लहजा सादा था, मुखलिस था। प्लीज़ अब तुम शुरू मत हो जाना। वैसे क्या कम मसले हैं जो तुम मज़ीद बढ़ा रहे हो? मैं उनके साथ रह लूँगी, ये मेरी चॉइस है। जैसा तुम बेहतर समझो। मैं फिर भी यही कहूँगा, सोच लो एक बार। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ इस बार मेरे बर्थडे पर क्या दे रहे हो? एक हफ्ता ही रह गया है बस। ढेर सारी दुआएं, और भला क्या दे सकता हूँ मैं? वो चेहरे पर मस्कीनियत तारी करता बोल रहा था। मुझे तो हीरा चाहिए, बल्कि चलो अभी चल के खरीद के आते हैं। लंच भी बाहर करेंगे, मैं बोर हो रही हूँ। वो फौरन उठकर खड़ी हुई थी। हीरे पैसों से आते हैं, इस वक्त मैं कंगाल हो गया हूँ। मिस हाले सुल्तान, मुझे बेचो फिर ले लेना हीरे जवाहरात। अल्लाह अल्लाह, अब तुम उठ रहे हो या मैं जाऊँ अकेली? चेंज तो करके आ जाओ, चलते हैं। वो सोफे से टेक लगाकर बैठ गया था। इसमें क्या बुराई है, अच्छी हंसी तो लग रही हूँ। वो अपने गुलाबी ट्राउज़र और शर्ट की शिकनी दुरुस्त करती बोली थी। खामोशी से जाओ और चेंज करके आओ। और एक बात और, कोई ऐसा जोड़ा पहनो जिसका दुपट्टा कम से कम 4 गज का हो। चलो अब चलती फिरती नजर आओ मुझे। वो उसको तपाने को बोला था। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? लॉन्च के धाने पे खड़े सफ़ीर की आवाज़ पे हाले ने मुड़कर देखा था, जबकि हारून ने निगाहें टीवी पर जमा ली थी। आंखों की शोखी गायब हो चुकी थी। मुस्कुराहट की जगह अब लब भींच रखे थे। जी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। हसन भी साथ जाएगा और बच्चों भी। आप आना चाहेंगे? सफ़ीर को ऑफिस जाना होगा हाले, वो मसरूफ़ सा बंदा है। तुम जाओ चेंज करके आओ, हम लेट हो रहे हैं। उससे अब भी उसकी तरफ नहीं देखा था, या शायद वो देखना नहीं चाहता था। शोर क्यों नहीं, वैसे भी आज संडे है, ऑफिस की छुट्टी है। मैं चेंज करके आता हूँ, तुम मेरे साथ चलना हाले। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। हाले भी तैयार होने चली गई। अभी उसको मेहरमा को भी राज़ी करना था। मेराज सुल्तान को ऑफिस से आए काफ़ी देर हो चुकी थी,
लेकिन हसीना बेगम उनको कहीं नज़र नहीं आई थी। उन्होंने मुलाजमा को कहकर उन्हें बुलवाया था और अब उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। उसी वक्त वो कमरे में दाखिल हुई। वो थकी थकी सी थी, पूछी पूछी। मेराज ने उनको फिक्रमंदी से देखा था। आप कब आए? पानी लाऊं आपके लिए? उन्होंने खड़े खड़े पूछा था। मेराज खामोशी से उनको देखते रहे, कुछ बोले नहीं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बैठें, बात करनी है हमें। वो उनको कंधों से पकड़कर सोफे पे बिठाते बोले थे। क्या बात करनी है? सुबह जो बात हुई वो क्या कम थी जो मज़ीद बात करेंगे हम? वो तल्ख लहजे में बोली थी। क्या हुआ है? सुबह बाबा ने मुझसे सफ़ीर और हाले के रिश्ते की बात की और मैंने हाँ कह दी। इसमें ऐसी भी क्या गलत बात है? जाहिर है हमने हाले की शादी करनी तो है ना। और मेहरमा, उसका क्या? वो पसंद करती है सफ़ीर को। ये रिश्ता उसका हक था। आप मेरी बेटी का हक किसी और को नहीं दे सकते। मैं ये नहीं होने दूंगी। आपको बाबा से बात करनी होगी और इस रिश्ते से इनकार करना होगा मेराज, वरना हम दोनों में दूरियां आ जाएंगी। क्या हम दोनों में दूरियां नहीं हैं? हम कई कई दिन एक दूसरे से काम के अलावा कोई बात ही नहीं करते। आप मुझे वक्त नहीं देती। मेरी हिम्मत तो दूर की बात है, आप मेरी बुनियादी ज़रूरतें तक भूल गई हैं। हम दोनों में वैसे भी बहुत फासले हैं। अगर आप बढ़ाना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। वो ऐसे ठंडे लहजे में बोले थे कि हसीना को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी महसूस हुई थी। रही बात पसंद की, तो हज़ारों लड़कियां हैं जो सफ़ीर को पसंद करती हैं। तो क्या एक एक से शादी करने लग जाएगा वो? मेरी बेटी किसी का हक नहीं छीन रही। सफ़ीर और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर सफ़ीर मेहर को पसंद करता होता तो मैं अपनी बेटी को उन दोनों के बीच से हटा लेता। और मेरी बेटी इतनी बावकार ज़रूर है कि वो हट भी जाती। वो आपकी भी बेटी है। आपको खुश होना चाहिए उसकी खुशी में। आप क्यों एक बेजा ज़िद पे अड़ी हैं? वो जैसे थक कर बोले थे। मैं कुछ नहीं जानती मेराज। हाले की शादी हारून से भी हो सकती है, लेकिन मैं उसके लिए मैं कहीं और का सोच भी नहीं सकती। मैं रिश्ता नहीं होने दूंगी। आप लिख लें मेरी बात। मेरी बेटी का हक नहीं मार सकते आप। वो आंखों में आंसू भरकर बोली थी। ये उनका आखिरी हरबा था। मेराज उनकी आंखों में आंसू नहीं दिख सकते थे। वो उनकी महबूब बीवी थी। मेराज ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से कमरे की खिड़की में जाकर खड़े हो गए थे। उनकी नज़रें बाहर लॉन में बैठे हाले और हसन पे जमी थी। काफ़ी देर बाद जब वो बोले तो उनकी आवाज़ संजीदा थी। आप मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थीं, तलाक याफ्ता थीं, लेकिन मैंने फिर भी आपसे शादी की और आपका माजी सिवाय बाबा के किसी को नहीं बताया। शादी के 10 साल तक हमारी औलाद नहीं हुई। मैंने आपको ताना तो दूर, एक ऐसा लफ्ज़ भी नहीं कहा जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। मैं आपके साथ शोहर के बेटे को आज तक फाइनेंशियली सपोर्ट करता हूँ। 19 साल बेगम, 19 साल से आप मुझसे गाफिल हैं। मैं बीमार हूँ, ठीक हूँ, मर रहा हूँ, जी रहा हूँ। आपको कुछ पता नहीं होता, लेकिन महर, उसने क्या खाया, क्या पिया, यहाँ तक कि उसने आज दिन में कितने अल्फाज बोले हैं, आपको सब याद होता है। आपकी नमाजें, आपके नवाफिल हर गुजरते दिन के साथ लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन मुझसे बात करने को आपके पास चंद मिनट नहीं होते। वो बच्ची महर, वो आपकी बेटी नहीं रही, वो आपका जुनून बन चुकी है। और जुनून से जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए उतना ही अच्छा होता है। मैंने आपके सारे हकूक़ अदा किए हैं। अब वक्त आ गया है कि आप मेरे हकूक़ का हिसाब दें। आपसे मोहब्बत के सारे हक अदा किए हैं। अब बेटी की बारी है। मैं जितनी मोहब्बत आपसे करता हूँ, उससे 1000 गुना ज़्यादा अपनी बेटी से करता हूँ। मेरी एक बात याद रखें, अगर हाले और ज़फ़ीर का रिश्ता आपकी वजह से टूटा, तो इस घर में एक और रिश्ता भी टूटेगा, आपका और मेरा रिश्ता। उनका लहजा बर्फ़ की तरह ठंडा था। हसीना ने बेयकीनी से उनको देखा था। आप मुझे छोड़ देंगे? वो अपने सीने पे उंगली से दस्तक देती पूछ रही थी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं वही हूँ जिससे शादी करने को आपने 6 साल मेरे अब्बा के दर के चक्कर लगाए थे। कितने वादे, कितने अहद किए थे आपने। आज इस दिन के लिए उनके आंसू टप टप बह रहे थे। उनके लहजे में दुख था। मेराज के दिल को कुछ हुआ था। वो उनके करीब आकर बैठ गए थे और उनके दोनों हाथ थाम लिए थे। हसीना ने हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन मेराज ने गिरफ्त मजबूत कर दी। मैं नहीं जानता कौन सा गिल्ट आपको खा रहा है, कौन सा राज आपको खोखला कर रहा है, क्या चीज़ आपके दिल का खून चूस रही है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कुछ राज खोल देने चाहिए, कुछ गिल्स को नोच कर बाहर फेंकना चाहिए, कुछ बातों को कहकर दिल हल्का कर लेना चाहिए, सही वक्त पे काबिल एतबार लोगों के साथ। मैं आपका सही वक्त हूँ, मुझ पर एतबार करके देखें एक बार।
मैं आपसे वादा करता हूँ आपको मायूसी नहीं होगी। उनके लहजे में मान था, यकीन दहानी थी। हसीना के जी में आया कि सब कुछ कह दें, सब बता दें, लेकिन फिर एक आवाज़ उनके कान के पर्दों पे लहर आई थी। कोई भी आपके आलूज़ को नहीं समझेगा, कोई भी आपका यकीन नहीं करेगा, कोई भी, कोई भी। उनके कानों में मुसलसल यही तकरार चलती रही और फिर भी आखिर, मुझे जाने दे, महक को बुखार है, मैं आज रात उसके पास रहूँगी। वो सपाट से लहजे में बोलती नरमी से अपने हाथ छुड़ाती बाहर निकल गई थी। मेराज साहब ने अफसोस से उन्हें जाते देखा था। छोटे से लॉन वाला घर अब उदास नहीं था। वो जुड़ी हुई घास को गोया नई जिंदगी मिली थी। उमर अपनी छोटी सी साइकिल पे यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। नफीसा को पाकिस्तान वापस आए 2 महीने बीत चुके थे। उनका सारा दिन मसरूफ गुजरता। गो कि वो अब लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो घर से तैयार होकर रोज़ाना उसी वक्त निकलती जैसे पहले निकलती थी। उनके मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आया था। आज वो घर पे थी और उन्होंने सरी को भी अपने घर पे बुला रखा था। छोटी सी गोल मेज़ पे खाने के बर्तन अब भी रखे थे, जिन्हें सरी उठा उठा कर किचन में रख रही थी, जबकि नफीसा खामोशी से उनको देख रही थी। सरी, तुम्हारा और मेरा क्या ताल्लुक है? नफीसा के अचानक सवाल पे सरी ने अचंभे से उनको देखा था। क्या मतलब है इस बात का? हम दोनों बचपन की दोस्त हैं और मैं तुम्हारे कज़न की बीवी भी हूँ। दोस्त कौन होता है? उनका लहजा संजीदा था। सरी को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसके बर्तन उठाते हाथ थमे थे। वो नफीसा के साथ रखी कुर्सी को खींचकर उस पर बैठ गई थी। क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। दोस्त वो होता है जो आपके अच्छे बुरे में आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, आपसे वफादार रहे, जिसके साथ आप अगर दिन के 10 मिनट भी गुजारें तो अपने दिल को खुश महसूस करें, जिससे आप हर बात बिना झिझक कह सकें, जो आपकी आंखों में देखकर समझ जाए कि आप ठीक नहीं हैं, जो आपके लहजे से अंदाज़ा लगा ले कि आपके साथ कोई मसला है। वो बोलने पे आईं तो बोलती चली गई। और क्या इनमें से कोई एक भी ऐसा काम है जो मैंने हमारी दोस्ती में ना किया हो? उनका लहजा सपाट था। नहीं। नफीसा, आज क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत तो नहीं की। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी गाड़ी को बेकरी के बाहर आग लगाई गई थी, जबकि न्यूज़ में ऐसी कोई बात नहीं आई? न्यूज़ में सिर्फ यह बताया गया था कि मेरी गाड़ी को आग लगाई गई है। उन्होंने जगह मेंशन नहीं की थी। उनका लहजा सर्द था, बर्फ जैसा सर्द। सरी के मानो काटो तो लहू नहीं बदन में। बहुत देर बाद वो बोलने के काबिल हुई थी। मैं वो दरअसल तुमने, सरी ने बोलना चाहा, लेकिन वो उसकी नहीं सुन रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, जबकि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई और ना ही किसी न्यूज़ चैनल पे ये खबर नशर हुई? मैंने चेक किया है। तुम मुझे एक मौका दो, मैं सब समझाती हूँ तुम्हें। वो बाकायदा घगरा रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि उमर को स्कूल से निकाल दिया है, जबकि मैं रोज़ाना उमर को यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार करके अपने साथ ले जाती थी? मैंने तो किसी को इस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी थी। तुम्हें कैसे पता चला सरी? मुझे बताओ। वो चबा चबा कर बोल रही थी। उनकी आंखों में मान टूटने का दुख था। उमर को दवा तुम देती थी ना? मैं तो सारा सारा दिन उसकी रिपोर्ट्स हाथ में लिए एक एक अस्पताल का चक्कर लगाती थी। मैंने तो उमर को हुदा के बाद तुम्हारे हाथ से छोड़ा था। तुम हुदा को क्या जवाब दोगी सरी? मैं मजबूर थी नफीसा। फिलहाल वो हारे हुए लहजे में बोली थी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे बच्चों को मार देंगे, वो मेरे शोहर को मार देंगे। मैं डर गई थी। और तुमने उनके कहने पे मेरे बेटे को ड्रग्स देनी शुरू कर दी। क्या होता अगर उन ड्रग्स में वो लोग जहर मिला देते? अपने बच्चों को बचाने के लिए मेरे बच्चे को कुर्बान कर दिया तुमने। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर उमर को कुछ हो गया तो नफीसा क्या करेगी? बस कर दो नफीसा, बस। हम दोनों एक जैसे हैं। अगर मैंने अपने बच्चों और शोहर को बचाने के लिए उमर को ड्रग्स दी तो मैं बुरी और धोखेबाज हो गई। और जब तुमने अपने लेपालक बेटे को बचाने के लिए केस छोड़ दिया तो तुम मजबूर हो। हम दोनों गलत नहीं हैं नफीसा, हम दोनों बस माएँ हैं। मुझे मेरे बच्चों की जान बचानी थी और तुम्हें अपने बेटे को बचाना था। हम दोनों अपनी अपनी जगह पे मजबूर थे। हमारे हाथ बंधे थे। अपने से जुड़े रिश्तों को बचाने के लिए हम सब आउट ऑफ द वे जाते हैं। मैंने भी बस यही किया, बस यही। मेरी वजह से उमर को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो तो जिंदा है। तुमने तो एक लड़की को मार दिया, उसका कोई हिसाब है? अपनी गिरबान में झांको, अपना अमालनामा भी देखो। नफीसा ने खामोशी से उसकी सारी तकरीर सुनी और फिर उसी खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। चंद मिनट बाद जब वो वापस आई तो उनके हाथ में कागजात का एक बिलिंदा था, जैसे उन्होंने जरी के सामने टेबल पर रख दिया।
और उसी तरह खड़ी रहीं। मैंने केस नहीं छोड़ा था। 2 महीने बाद की तारीख ली थी। वो लड़की मेरी वजह से नहीं मरी, उसको कत्ल किया गया है। ये हाथ से टेबल पर रखे कागजात के जानिब इशारा किया। इसमें सब सबूत है। तुम्हें क्या लगा था 2 महीने से मैं यहाँ झक मार रही हूँ? नहीं सरी, मैं अपनी बका की जंग लड़ रही हूँ। 2 माह से तनतनहा लड़ रही हूँ मैं। और ये कागजात के पलंदे से एक कागज़ निकाल कर सामने किया था। ये तुम्हारे बैंक अकाउंट की डिटेल है। पिछले 5 माह से तुम्हारे अकाउंट में 8 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं। कहाँ से आए ये पैसे? तुम कहती हो तुम मजबूर थी। कौन मजबूरी में किसी की जान का सौदा करता है? चलो मान लिया, तुम्हें पैसे देने पड़े। उन्होंने तुम्हारे सर पर बंदूक नहीं रखी थी कि तुम्हें लाजमी वो रकम खर्च करनी है। ये तुम्हारी चॉइस थी। तुमने मेरे उम्र का सौदा किया, उसको बेचा तुमने। तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाने लगे हैं जहाँ उमर जाता था। मेरे बच्चे की कब्र पे अपना महल तमीर करने चली थी तुम। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, ना वो चीख रही थी। उसका लहजा ठंडा था, बेजान, जज्बात से आ रही। अब तुम मुझे ये बताओ कि कितने में भेजा मेरे उमर का खून? उसकी आंखों में जख्मी सा तासुर था। सरी का रंग सफ़ेद पड़ गया था। उनका सांस सीने में अटकने लगा था। ये मेरे बच्चों की ज़रूरत थी नफीसा। उन्होंने सर झुकाए बहते आंसुओं के साथ एतराफ़ किया था। नहीं सरी, ये तुम्हारा हसद था। तुम्हारी ज़रूरतें बाखुशी पूरी हो रही थीं। तुम्हें ज़्यादा की लालच ने धोखा सिखाया। तुम्हें वक्त से लड़ाई ने जान लेना सिखाया। वो उसको देखते हुए अफसोस से कह रही थीं। महंगा स्कूल, ब्रांडेड चीज़ें, अच्छा खाना, अच्छे जूते और कपड़े, क्या ये सब सिर्फ उम्र का हक है? ये उम्र का वक्त था। तुम वक्त से नहीं लड़ सकती सरी। ये वाहिद चीज़ है जो इंसान के हाथ में नहीं है। तुम हासिल हो गई हो सरी। तुम्हारा हसद, तुम्हारा शर, ये सब कुछ तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा। मेरे घर से निकल जाओ। मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दम घुट रहा है मेरा। तुम्हें कुछ देर मज़ीद बर्दाश्त करूँगी तो मर जाऊँगी। तुम मुझे अपने घर से निकालोगी? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ नफीसा। नहीं, मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल रही हूँ। घर से निकाले हुओं को वापस ले लिया जाता है, दिल से निकाले हुओं को नहीं। उनका लहजा दो टोक था। सरी बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और नफीसा के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। मेरी बात सुनो नफीसा, ये सब उन लोगों ने किया है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मुझसे बस गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। हम फैमिली है यार। वो उमर, तुम उस बच्चे के लिए मुझे छोड़ दोगी? वो जिसके बारे में तुम ये भी नहीं जानती कि वो जायज़ भी है या फिर किसी का गुनाह, तुम उसके लिए अपना वाहिद रिश्ता खो दोगी? तुम खुद में इतनी हिम्मत रखती हो कि मुझे खो सको? मैं चली गई तो क्या करोगी? तुम पागल हो जाओगी नफीसा। तुम्हारे पास बात करने को कोई नहीं होगा, राज रखने को कोई नहीं होगा। तुम दीवार से सर टकराती रह जाओगी। वो बच्चा, वो आसेब है नफीसा, उससे जान छुड़वाओ। वो सब खा जाएगा, सब बर्बाद कर देगा। उसके लहजे में तनफ़ुर था। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। वो तुम्हारी साख खा गया। इस मोहल्ले में लोग अब तुम्हारी इज्जत नहीं करते। ये तुम्हारा करियर खा गया है। ये तुम्हारा पैसा खा गया। ये तुम्हें भी खा जाएगा नफीसा। एक दिन ये सब कुछ खा जाएगा। ये तुम्हें बेआसरा कर देगा। वो हंसियाने अंदाज में चीखती तेज तेज बोलती जा रही थी। नफीसा तमसादे उनको सुने जा रही थी। यकदम नफीसा ने अपने हाथ उनसे छुड़वाए थे। औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम। तुम्हारे अंदर शैतान आ गया है सरी। वो ठंडे ठार लहजे में बामुश्किल बोल पाई थी और फिर सरी की गिलाई पकड़े उसको घसीटती हुई बाहर की तरफ ले जा रही थी, साथ साथ बुलंद आवाज़ में पढ़ती जाती। नफीसा, मेरी बात लिख लो। वो तुम्हें छोड़ देगा, सारी दुनिया छीन लेगा तुमसे। वो चीख रही थी। औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई है तो मैं हूँ। मैं तुम्हारी अपनी हूँ सरी। जितनी बुलंद आवाज़ में कहती, नफीसा उससे बुलंद आवाज़ में दोहराती जाती। औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम। मुझे छोड़ दोगी तो कोई तुम्हारा नहीं रहेगा, कोई तुम्हारा हाल नहीं पूछेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। तुम अकेली हो जाओगी। वो असेब है, खा जाएगा सब। वो गंदा खून है वो। औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम। सरी क्या कह रही थी, क्यों चीख रही थी, उमर उनके पीछे क्यों भाग रहा था? उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उनने सरी को दरवाजे से बाहर किया और फिर कुंडी चढ़ा ली और चंद लम्हों तक उसी दरवाजे से टेक लगाए लंबे लंबे सांस लेती रहीं और चंद ही लम्हों बाद भागती हुई अंदर गई
उमर हैरान सा उनको देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उनके हाथ में पानी की एक अधभरी बाल्टी थी और दूसरे हाथ में एक टेप रिकॉर्डर। उन्होंने टब के अंदर कैसेट डाली और प्ले का बटन दबाया। टब से बहुत खूबसूरत मर्दाना तलावत की आवाज़ उभरी। घर का कोना कोना कान बन गया। टेप से निकलती आवाज़ लहराती हुई नफीसा के कानों में पड़ती थी। वो सर पे दुपट्टा ओढ़े रोते हुए उस आवाज़ को सुने गई। टेप से सूरह बकरा की तिलावत की आवाज़ आती थी। तर्जुमा: बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफर है उन्हें बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। उमर उनके करीब आकर बैठ गया था। नफीसा के आंसू मतवातर बहे जा रहे थे। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पे मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पे खटा टोप है और उनके लिए बड़ा अजाब है। अब वो उठकर अधभरी बाल्टी में से पानी निकालती, चिप्स के फर्श पे डालती जाती और साथ साथ रोती जाती। पस मंज़र में वही मर्दाना आवाज़ गूंज रही थी, उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ाई और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बदला उनके झूठ का। अब वो एक कपड़े से फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। उमर अपनी जगह से उठा और नफीसा के करीब चला गया। और जब उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं। सुनता है वही फसादी है, लेकिन उनको शौर नहीं। नफीसा ने रोते रोते हिचकी ली थी और यहाँ टेप की आवाज़ बंद हो गई थी। शायद उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। नफीसा दीवाना वार फर्श को रगड़ रही थी। अम्मा, क्या कर रही हो आप? रो क्यों रही हो? और ये फर्श क्यों धो रही हो? इसको छोड़ो, मासी बुशरा कर देगी। आपके कपड़े खराब हो रहे हैं। वो कोफत सता सा लगता था और थोड़ा फिक्रमंद भी। बेटे, हमारे घर में शैतान आ गया था। उसने सारा घर नापाक कर दिया है। इसको साफ करना होगा मुझे। ये करना ही होगा। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोली थी, हाओ, शैतान घर के अंदर कैसे आ सकता है? और आपने हाला को क्यों निकाला? शैतान आ सकता है बेटा, वो जरी के अंदर आ गया था। तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। वो आया था, उससे मेरे दिल में वसवसा डाला है। उससे जरी के ज़रिए मेरे दिल में वसवसा डाला था। वो आया था, मुझे इस घर को पाक करना होगा, इस सिल को पाक करना होगा। उसका जवाब देकर वो एक बार फिर अपने काम में जुट गई थी। फर्श पे पानी गिराती और बुलंद आवाज़ में दोहराती, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उमर चंद लम्हे मुश्तबा नज़रों से उनको देखता रहा था और फिर उसने अपने हाथों के प्याले में पानी भरकर फर्श पर गिराना शुरू कर दिया था। अब नहीं आ सकता वो, मैं सारा घर साफ कर दूंगा। वो पानी गिराता जाता और माँ की तरह दोहराता जाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुबह के बरक्स इस वक्त मौसम बहुत खुशगवार सा था। आसमान पे हल्के हल्के काले बादल थे। हाले ने माहिर माँ को बड़ी मुश्किलों से अपने साथ आने पर राज़ी किया था। हारून घर के बाहर गाड़ी में बैठा हाले का इंतज़ार कर रहा था, जबकि सफ़ीर उन दोनों के साथ घर से निकला था। उससे अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी। वैसे भी उसे जब भी फैमिली के साथ कहीं जाना होता तो वो खुद ही ड्राइव करता था। तुम मेरे साथ आओगी ना? गेट के बाहर गाड़ी के करीब उसने हाले से पूछा था। नहीं, मैं हारून की गाड़ी में आऊँगी, आप और आप ही साथ आ जाएं। ओके, नो आर्ग्यूमेंट्स। वो हाथ उठाते सलाजो अंदाज में बोला था। हाले और हसन हारून की गाड़ी में बैठे थे, जबकि सफ़ीर के साथ बस मेहरबान थी। गाड़ी में थोड़ी देर तक गंभीर खामोशी रही और फिर सफ़ीर ने खुद ही बात का आगाज़ किया। तुम्हें पता है महर, हारून बेचारा अपनी जगह पे सही था। वो बिल्कुल ठीक था। उसको मुझसे इनसिक्योरिटी होनी ही चाहिए थी। वो महसूस सा बोल रहा था। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? वो थकी थकी थी, सारी दुनिया से बेजार सी। देखो, जो मर्द होता है ना, वो औरत को समझे या ना, लेकिन दूसरे मर्द की नज़र समझ जाता है। हारून को भी मेरी नज़र समझ आ गई थी। उससे मेरी आंखें पढ़ ली थीं। उसको मेरी आंखों में हाले का अक्स दिखता था। तभी तो वो मुझसे चिढ़ता था और हाले को मुझसे दूर रखता था। लेकिन देखो क्या हुआ, वो ये नहीं कर पाया। आखिर मेरे चार्म से कोई कैसे बच सकता है? पुअर हारून। आखिर में उसे हल्का सा कहका लगाया था, जैसे अपनी ही बात को एंजॉय किया हो, जबकि महर का रंग बुझ सा गया था। उसके दिल को धक्का सा लगा था। आप उससे मोहब्बत करते हैं? उससे पता नहीं क्यों और किस दिल से ये सवाल पूछा था। जाहिर है, वो ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की है, इंटेलिजेंट है, बोल्ड है, आउटस्पोकन है। उससे कौन मोहब्बत नहीं करेगा? और हाले, क्या वो भी यही जज्बात रखती है आपके लिए? आप श्योर हैं? सफ़ीर सुल्तान को किसी की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। वो अगर मुझसे मोहब्बत ना भी करती होती, तब भी मैं उसको अपना बना लेता। तुम खुद सोचो महर, क्या है जो मेरे पास नहीं है?
पैसा, मुकाम, इज्जत, पर्सनैलिटी, पावर उसको मेरा होना ही था। किसी भी तरह कुछ भी करके मैं उसको अपना ही लेता। और देखो, आखिरकार वो मेरी है क्योंकि मैं ये चाहता था। और भला कभी ये हुआ है कि जो चीज़ मैं चाहूँ वो ना हो सके? उसके लहजे में फ़तह होने का गरूर था। वो हाल ही की बात ऐसे कर रहा था जैसे वो कोई ट्रॉफ़ी हो जिसको सफ़ीर जीत कर लाया हो। लेकिन फिर क्यों आप उससे हर बहस हार जाते हैं, हर आर्ग्यूमेंट अधूरा छोड़ देते हैं? जो कहते आपके लिए हुर्फ़े आखिर हो जाता है। क्योंकि हाले जैसी लड़कियां इसी तरह काबू होती हैं। बस एक दफ़ा उनको ये एहसास दिला दो कि सारे फैसले तो उनकी मर्ज़ी से हो रहे हैं, सारी बातें तो उनकी ही मानी जा रही हैं। और बस ज़रा सी मोहब्बत दिखा दो तो हाले जैसी जज्बाती लड़कियां आपकी झोली में आकर गिरती हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ महर, कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मुझे पता है कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है। देखना एक दिन आएगा जब हाले मुझसे आर्गूमेंट तो छोड़ो, मेरी किसी बात से इख्तलाफ भी नहीं करेगी। और आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं समझ गई हूँ, आपको मुझसे फ़ेवर चाहिए होगी, है ना? वो ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। वाह यार, तुम तो बहुत ज़हीन हो। ज़ाहिर है मुझे फ़ेवर चाहिए। वो खुलकर मुस्कुराया था। और आपको क्यों लगता है मैं आपका कोई काम करूँगी? उसका अंदाज़ चैलेंजिंग नहीं था, उसका लहजा हारा हुआ था, शिकस्ता। कम ऑन यार, मैं जानता हूँ तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। महर ने गहरी सांस भरी थी, अलबत्ता कहा कुछ नहीं था। तुम बस मम्मी से ये कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। तुम करना ही नहीं चाहती, कर लोगी ना? उससे ऐसे मान से पूछा था कि महर इनकार करने की जरूरत ही नहीं कर सकी। वो खामोशी से खिड़की से बाहर भागती गाड़ियां देखने लगी थी, साथ उनको गिनती जाती। 1, 2, 3।